यहाँ पर हमने जो टॉपिक देखने की आज हमने यहाँ सिलेक्शन की है वो है द कोआर्किटेशन ऑफ एओर्टा। और ये मैंने आपको बताया कि दिस इज इन फैक्ट नैरोइंग ऑफ पार्ट ऑफ द एओर्टा। अब वो पार्ट ऑफ द एओर्टा ऐसे नहीं है कि किसी भी जगह पे ये हो रहा है, ये हो रहा है इस आर्च ऑफ एओर्टा के इस पोजीशन पर। इस पोजीशन को थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। अब आप थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा और एलोबरेट करता हूं कि अगर आप यहां पर आप देखें, ये आप देख रहे हैं पल्मोनरी ट्रंक। और ये पल्मोनरी ट्रंक आपको पता है कि दिस इज इमर्जिंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी ट्रंक स्प्लिट्स इनटू टू पल्मोनरी आर्टरीज। वन विल गो टू द राइट लंग, अनदर विल गो टू द लेफ्ट लंग। चलें, ये हो रहा है सिलसिला। And this emerges from the right ventricle, और similarly emerging from the left ventricle जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, that is the ascending aorta। ये हमारा ascending aorta है, that is actually emerging from the left ventricle and becoming arch of aorta, and now it becomes the descending aorta। मैंने आपको अभी बताया कि descending aorta at the lower part of the abdomen will splits into two common iliac arteries। क्यों? क्योंकि नीचे उसको पता है कि दो लोअर लिम्ब से मुझे दो में डिवाइड होना है, लेकिन ये कॉमन iliac आर्टरीज ये सीधी नहीं जाती लोअर लिम्ब में, क्योंकि रास्ते में इनको पड़ता है पेल्विस भी। तो ये कॉमन iliac फिर दो में स्प्लिट हो जाती है, एक ब्रांच भेज देती है पेल्विस में और दूसरी ब्रांच को अब लोअर लिम्ब में दाखिल कर देती है। तो जो पेल्विस में गई वो इंटरनल iliac, और वो जो लोअर लिम्ब में जा रही है वो एक्सटर्नल iliac। लेकिन एक्सटर्नल iliac लोअर लिम्ब में दाखिल होने के फौरन बाद या उसी जगह जहां इंग्वानल लिगामेंट क्रॉस करेगी तो उसका नाम पड़ जाएगा फीमोरल आर्टरी। और ये फीमोरल आर्टरी लोअर डाउन जाके फिर पॉप्लिटल आर्टरी बन जाती है, नाम बदलती है सिर्फ, और ऐसे ही नीचे चलते चलते फुट तक पहुंच जाती है। और दूसरे साइड से भी यही सिलसिला चल रहा है। आप फीमोरल पल्स को फील कर सकते हो, पॉप्लिटल पल्स को फील कर सकते हो, इवन इनके ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर लोअर लिम्ब के ले सकते हो। लोअर लिम्ब का ब्लड प्रेशर लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर कॉमन जाहिर है अपर लिम्ब का है, इजी है, एक्सेसिबल भी है। और ऐसा ही आपने ऊपर भी अभी आपको मैंने दिखाया कि ये जो आर्च ऑफ एओर्टा है, इसमें अभी आपने देखा कि अगर डायफ्राम को आपने क्रॉस कर दिया है तो एओर्टा ने आपके एब्डोमेन को सप्लाई कर दिया, आप पेल्विस को सप्लाई कर चुके हो, लोअर लिम्ब को सप्लाई कर चुके हो। डायफ्राम से ऊपर जो है ये एओर्टा मौजूद है, थोरैक्स को भी सप्लाई कर दो, लेकिन इससे ऊपर आपकी अपर लिम्ब और हेड एंड नेक सप्लाई नहीं हुए। अब ये काम आपका आर्च ऑफ एओर्टा करेगा। अब ज़ाहिर लेफ्ट राइट है, अगर लेफ्ट में मैं ध्यान दूं तो यहाँ पर हेड एंड नेक के लिए तुम्हारे पास ये आर्टरी आएगी डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा से, नाम कॉमन इलियक है, सॉरी कॉमन कैरोटिड है। और इसके साथ एक और आर्टरी आएगी जिसका नाम है सबक्लेवियन आर्टरी, जो डोम बनाती हुई नेक में से आती हुई अपर लिम्ब में एंटर हो जाएगी। इसका नाम है सबक्लेवियन, और सबक्लेवियन जब फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है तो इसका नाम पड़ जाता है एक्सिलरी आर्टरी। एट द मिडल ऑफ द आर्म उसका नाम पड़ जाता है ब्रेकियल आर्टरी। और ब्रेकियल आर्टरी फिर दो आर्टरी में तकसीम हो जाती है, एक का नाम है अल्नर, दूसरे का नाम है रेडियल। और ये रेडियल आर्टरी आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम रेडियल आर्टरी से हम पल्स लेते हैं, ब्रेकियल आर्टरी से हम ब्लड प्रेशर लेते हैं, इनकी पल्स भी फील की जाती है। तो इसका मकसद है कि ब्रेकियल आर्टरी से आप इवन ब्लड प्रेशर ले सकते हैं, जैसे आप पॉप्लिटल आर्टरी से ले सकते हैं या फीमोरल आर्टरी से ले सकते हैं। फीमोरल आर्टरी से खासतौर पर लिया जाता है लोअर लिम्ब का ब्लड प्रेशर, ब्रेकियल से लिया जाता है अपर लिम्ब का ब्लड प्रेशर, पॉप्लिटल आर्टरी से लोअर लिम्ब के का पल्स लिया जा सकता है, और रेडियल आर्टरी से तो हम अपर लिम्ब का पल्स ले लेते हैं वैसे। और इन दोनों के डिफरेंसेस भी देखने पड़ेंगे आपको। अब यहाँ पर हम देखें कि ये इस वक्त नैरोनेस जो आपको यहाँ दिखाई है, इसको कहते हैं बेसिकली कोआर्किटेशन ऑफ एओर्टा। अब हुआ क्या है कि ये जो अभी यहाँ पर हमने देखा पल्मोनरी ट्रंक और ये असेंडिंग एओर्टा एंड देन आर्च ऑफ एओर्टा, अब अपर और ये जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है अपना अपना ब्लड इनके अंदर पंप कर रहे हैं।
डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है दैट कम्स हियर इन, डीऑक्सीनेटेड जो हमने ब्लड देखा दैट विल कम कहां पर, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है आपका पल्मोनरी ट्रंक में आएगा और ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा में आएगा। ये दोनों पंप तो कर रहे हैं। अब मसला ये है कि एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, फीटस में डेवलपमेंट के टाइम पर, फीटस में डेवलपमेंट के टाइम पर दोनों वेंट्रिकल भले पंप कर रहे हों, लेकिन क्योंकि लंग्स उस वक्त एक्सपेंडेड नहीं होते, लंग्स में एयर जाता नहीं है, तो लंग्स की तरफ ब्लड भेजने का कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि नीचे हार्ट के अंदर पार्टीशन हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों ब्लड जब अपने अपने ग्रेट वेसल्स में आते हैं तो एओर्टा में जब जाएगा तब तो समझ में आता है, क्योंकि ये ब्लड बाद में ऑक्सीजन लेने के लिए मदर की तरफ इसका अम्बिलिकल आर्टरीज चली जाएंगी और वहां से ब्लड प्यूरिफाई होके आ जाएगा। लेकिन पल्मोनरी ट्रंक में आपने जो ब्लड दिया है इसका तो कोई फायदा ही नहीं, ये तो जाया हो रहा है। तो नेचर ने टेम्परली यहाँ पर एक काम ऐसा किया है कि यहाँ पल्मोनरी ट्रंक और आर्च ऑफ एओर्टा के बीच में एक टेम्पररी डक्ट दे दी है। यहाँ पर इस पर ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्चुअली मुझे ये टॉपिक पहले कराना चाहिए था, लेकिन आज का दिन मैंने कहा आपको ये कोऑर्डिनेशन करते हैं और ये इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। ये एक डक्ट है, ये एक टेम्पररी डक्ट है जो मौजूद होती है फीटल लाइफ में। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करेगा वो तो वैसे ही रेगुलरली असेंडिंग एओर्टा से होता हुआ, आर्च से होता हुआ आपके पूरे बॉडी में फैल जाएगा। लेकिन वो जो पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड आ रहा था, जो लंग्स की तरफ जा रहा था, लंग्स में जाने से पहले ही ये इनकी डक्ट पकड़ के दोबारा इसको भी एओर्टा में डाल देगी, ताकि ये बाईपास हो जाए, लंग की तरफ जाए ही ना, कम से कम फीटल लाइफ के दौरान तो ना जाए। और ये अगर डक्ट यहां पर हो गई तो इस डक्ट ने किन दो चीजों को आपस में जोड़ा है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को। और एओर्टा खुद एक आर्टरी, बड़ी आर्टरी, जैसे बड़ी वेन को कहते हैं वेना केवा, तो बड़ी आर्टरी को कहते हैं एओर्टा। तो आर्टरी पल्मोनरी ट्रंक, वो ट्रंक खुद आर्टरी है। ये दोनों आर्टरी को जोड़ने वाले इस डक्ट को कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। और ये डक्टस आर्टेरियोसस और फीटल लाइफ में होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है ये डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है और क्लोज होके ये ल्यूमन बंद हो जाता है इसका। अब इसकी कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब लंग जो है उसके अंदर एयर गया है, अब वहां ब्लड आप भेज सकते हो और अब आपका ब्लड आपस में मिक्स नहीं होगा। ये अगर ये खुला रह गया, ये भी एक कंजेनिटल एनोमली है, अगर ये खुला रह गया तो उसको हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ये पीडीए भी हमारा एक टॉपिक होगा, मैं देखूंगा अगर बीच में टाइम मिल जाता है तो इसको भी हम करते हैं। ये भी काफी कॉमन, वन ऑफ द कॉमन, खासकर प्रीमेच्योर जो फिटसेस होते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ होती है, उनके अंदर ये खुला रह जाता है, यानी उनको टाइम नहीं मिलता बंद होने के लिए। प्रीमेच्योरिटी सबसे बड़ा काज है इसके पेटेंट रहने का। तो ऐसे हालात में क्या होगा, ये ऐसे हालात में ये खुला रह जाता है। तो उसके बाद अगर ये बंद हो गया, तो जो आम हालात में बंद हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर फिर ये लिगामेंट बन जाता है। अब ये डक्ट नहीं रहती, ये लिगामेंट बन जाता है, ये रास्ता नहीं रहता। ये एक यूं समझ लो कि ये ऐसे ल्यूमन था, अब ये ऐसे लिगामेंट बन जाता है, यानी ल्यूमन बंद हो गया इसका, तो बिकम्स लिगामेंट। तो लिगामेंट क्योंकि आर्टरियों को जोड़ने वाले डक्ट का लिगामेंट है, तो इसको हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो ये पहले डक्ट था। इस डक्ट की जगह पर ही जिस, यानी ये डक्ट जब, ये डक्ट किसको जोड़ रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी के बाइफर्केशन को आर्च ऑफ एओर्टा के साथ जोड़ रही है। इस आर्च ऑफ एओर्टा के जुड़ने के वाली इस जगह के पास ये होता है नेरोनेस, उसकी हाइपरट्रॉफी या उसके प्रॉब्लम की वजह से उसकी जो वाल है ये थिक हो जाती है और ल्यूमन नेरो हो जाता है। अब ये मैं आपको बताता हूं कि ये डक्टस आर्टेरियोसस से थोड़ा पहले भी हो सकती है, इसको प्रीडक्टल कोआर्किटेशन कहते हैं, और डक्टस आर्टेरियोसस से थोड़ा बाद में भी हो सकती है, इसको कहते हैं पोस्टडक्टल कोआर्किटेशन। लेकिन ये बहुत पुरानी क्लासिफिकेशन है, प्रीडक्टल, पोस्टडक्टल।
और ये पोस्ट डक्टल और प्रीडक्टल, ये इन्फेंटाइल और एडल्ट टाइप ऑफ कोआर्टिकेशन किसी जमाने में ये करते थे, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इसको जक्स्टा डक्टल कहते हैं, ये जक्स्ट क्लोजर टू आइदर इन फ्रंट और लेटर डिस्टल और प्रॉक्सिमल टू डक्टस आर्टेरियोसस, किसी भी जगह बस हो रही है ये, लेकिन होती इन दी रेंज ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस ही है, जहां पर ये डक्टस आर्टेरियोसस से कनेक्टेड है विद दिस, जो अब लिगामेंटम आर्टेरियोसम हो गया है, वो फिर भले बंद हो गया हो, लेकिन ये इसके वाल को नैरो कर गया है। ये कोआर्टिकेशन ऑफ एओर्टा इस जगह पर होना है इसका। अब यहां पर आप देखो, अगर ये कोआर्टिकेशन ऑफ एओर्टा, चलें आगे चलते हैं, इसको आगे मैं आपको और दिखाता हूं इसको। तो कोआर्टिकेशन को थोड़ा सा इस प्रेफरेंस के साथ आप थोड़ा सा उसको देखें। ये देख सकते हैं, ये है आपका लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये एओर्टिक की जो कोआर्टिकेशन है, कोआर्टिकेशन ऑफ एओर्टा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं COA, कोए, जैसे था टेट्रोलॉजी ऑफ फिलेटॉफ, ये है COA, कोए, इसको कोए कहते हैं। कोए मींस कोआर्टिकेशन ऑफ एओर्टा। ये देखिए, ये है डक्टस आर्टेरियोसस, और जिस जगह से ये आर्च ऑफ एओर्टा को कनेक्ट कर रहा था, ये तो खुद बेचारा बंद हो गया है, लेकिन जिस जगह से कनेक्ट कर रहा था वहां पर उसने कुछ खींच दिया है इस तरीके से कि वाल जो है उसकी थिक हो गई है और उसका ल्यूमन नैरो हो गया। अब इसका हशर क्या होगा? ये होगा कि ये आपका एओर्टा का पहला हिस्सा जो है ये मोर डायलेटेड होगा, बाद का हिस्सा जो होगा वो लेस डायलेटेड होगा। क्यों? वो ब्लड कम जाएगा, रास्ते में रुकावट होगी। और अगर प्रॉक्सिमल पोर्शन में ब्लड ज्यादा रुकेगा क्योंकि दूर जा नहीं रहा है, डिस्टली इतना ज्यादा नहीं पहुंच रहा है, तो लोअर लिम्स को आपका ब्लड पहुंचेगा कम, खासतौर पे जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो। I think all students have come in the meeting room. आप कोशिश करके टाइम से पहले कनेक्ट कर लिया करें, क्योंकि मेरा फिर ध्यान नहीं जाता है जब स्टूडेंट्स इन बिटवीन अगर आ जाते हैं, तो नोटिफिकेशन कभी कभी मेरा ध्यान उस तरफ नहीं जाता, क्योंकि टॉपिक में इन्वॉल्व हो जाते हैं उस वक्त। कोशिश करके आप फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर जो है ना ज्वाइन कर लिया करें। इसलिए 5 मिनट्स लेक्चर जो है ना वो थोड़ा सा देर से शुरू करता हूँ, ओपन कर देता हूँ, मैं अलाउ कर देता हूँ स्टूडेंट्स को, 5 मिनट्स हम दे देते हैं। स्टूडेंट्स जो है ना वो काफ़ी लेट भी आ जाते हैं, उस वक्त ज़ाहिर है पार्टिसिपेंट्स का जो नोटिफिकेशन होता है कभी कभी ध्यान नहीं जाता उस तरफ। कोशिश करके आप टाइम के साथ आए जाए, राइट। सो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरीके से अगर यहाँ ब्लड इसके प्रॉक्सिमल पोर्शन के अंदर ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है और डिस्टल तरफ कम जा रहा है, तो उसका असर प्रॉक्सिमल पे ये पड़ेगा कि उसकी ये जो वेसल्स हैं, कॉमन कैरोटिड, सबक्लेवियन और ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो बाद में कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन में स्प्लिट हो जाएगा, इनके अंदर ब्लड ज्यादा जाएगा। अब अगर कॉमन कैरोटिड के अंदर ब्लड बहुत ज्यादा जा रहा है, तो कॉमन कैरोटिड का जो टारगेट है वो है हमारा फेस एंड ब्रेन। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे और जब आपका हार्ट ज्यादा पंप करेगा, तो और ज्यादा ब्लड यहाँ जाएगा। लोअर लिम्स में ब्लड कम जाएगा, तो लोअर लिम्स के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका उधर ब्लड कम जाने की वजह से वहां पर आपको लेग्स में क्रैम्प्स पड़ेंगे, वहां पर आपको मसल क्रैम्प्स, वहां आपको पेन फील होगा, और लोअर लिम्स में हमें पेन फील होगा, और अपर लिम और हेड एंड नेक में अंदर खास तौर पे हेड के अंदर आपको सीवियर हेडेक हो जाएगा,
हेडेक ही नहीं बल्कि ऊपर आप देखेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। और अगर ये सीवियर कंडीशन हो गई तो कॉमन कैरोटिड में इतना ब्लड जाएगा कि इवन सेरिब्रल ब्लड वेसल्स की कोई डेलिकेट वेसल्स इवन रप्चर भी हो सकती है और स्ट्रोक भी हो सकती है। हेडेक तो होगा ही, लेकिन इट कैन लीड टू दिस प्रॉब्लम आल्सो। और इसके साथ साथ जाहिर है हाइपरटेंशन भी होगी, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, क्योंकि नीचे जा नहीं रहा है, डिस्ट्रीब्यूट जो नहीं होगा तो जाहिर है ऊपर जमा होगा। अब इससे एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जब चीजें आप समझेंगे तो ही आगे से सिम्टम्स का मामला समझ में आएगा आपको, वरना आप रट लेंगे। अब देखिए, एक इसके अंदर खास तौर पे इसको हम एक सिंपल चेस्ट एक्सरे से, रिब्स को देख के हम सिंपल चेस्ट एक्सरे से इस डिजीज को भी डायग्नोस कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए, यहां से ये हमारी सबक्लेवियन आर्टरी आ रही है, इस पर ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट। ये हमारी सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी जब नेक में से होती है अपर लिम्ब में चली जाती है, वो तो है ही जब एक्सिलरी बन के, लेकिन जब वो नेक में होती है तो यहां से एक ब्रांच नीचे भेजती है इनटू द थोरैक्स, बायलेटरल लेफ्ट भी और राइट भी, मैं सिर्फ एक तरफ से दिखा रहा हूँ राइट पर। और ये आर्टरी आपके थोरैसिक कैविटी में अंदर इंटर होके स्टर्नम के साथ, ये जिसे आप स्टर्नम देख रहे हैं यहाँ से इस तरीके से, ये स्टर्नम है और स्टर्नम के साथ रिब्स लगी हुई है, यानी कास्टल कार्टिलेजेस लगे हुए हैं। और ये आपकी आर्टरी जो मैंने यहां से उतारी है, किससे? फ्रॉम दी नेक। ये जो आपकी सबक्लेवियन यहाँ चली गई थी, यहाँ से नेक से हमने आर्टरी उतारी है ऐसे। इसका नाम है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। और क्योंकि ये अंदर से कास्टल कार्टिलेजेस को टच करती हुई जा रही है और रास्ते में स्पेसेस भी आ रही हैं, तो एक एक स्पेस के अंदर एक एक ब्रांच भी भेजती हुई जा रही है। ये कहलाती है एंटीरियर इंटरकास्टल आर्टरीज। एक साइड से दिखा रहा हूँ, दूसरे साइड से भी। अब सवाल यह है कि जो एंटीरियर इंटरकास्टल आर्टरीज हैं वो एंटीरियर इंटरकास्टल स्पेसेस में से घूमती हुई पीछे की तरफ जाएंगी, और जैसे पीछे की तरफ जाएंगी तो क्योंकि यहां से डिसेंडिंग एओर्टा रन कर रहा है, तो बिहाइंड डिसेंडिंग एओर्टा होता है, और जब ये डिसेंडिंग एओर्टा रन कर रहा होता है तो ये भी बायलेटरली आपको आर्टरियां देता है, इसको कहते हैं पोस्टीरियर इंटरकास्टल आर्टरी। और ये जो एंटीरियर इंटरकास्टल आर्टरीज हैं, ये आपके इससे पोस्टीरियर इंटरकास्टल आर्टरीज के साथ एनास्टोमोस करती हैं ऐसे। अब इस पे ध्यान देना कितना इंटरेस्टिंग है ये यहाँ पर। अब ये पोस्टीरियर इंटरकास्टल आर्टरी एक दिखा रहा हूँ मैं, समझ लेंगे 8-9 होती। ये पोस्टीरियर इंटरकास्टल आर्टरीज बिहाइंड से आ गई एओर्टा से, डिसेंडिंग एओर्टा से, जबकि एंटीरियर इंटरकास्टल आर्टरीज जो है वो आ गई आपके इंटरनल थोरेसिक से, ये आपस में एनास्टोमोस हो। अब क्योंकि एंटीरियर इंटरकास्टल आर्टरी ये जो यहाँ पर आपने देखी, ये आई है आपके सबक्लेवियन की ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक से, यानी इससे, तो इसमें ब्लड होगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये कोआर्किटेशन है, इन तीनों में ब्लड ज्यादा है। इन तीनों में अगर ब्लड ज्यादा है तो इनमें से सबक्लेवियन में ज्यादा ब्लड है, तो सबक्लेवियन में अगर ज्यादा ब्लड है तो इंटरनल थोरेसिक में भी ज्यादा होगा, और इंटरनल थोरेसिक में ज्यादा है तो एंटीरियर इंटरकास्टल में ब्लड ज्यादा होगा। तो इसके अंदर ब्लड ज्यादा, मैं थोड़ा डायलेट कर देता हूँ। जबकि ये कोआर्किटेशन के बाद जो आपका एओर्टा आ रहा है, वहां से निकलती हुई जो पोस्टीरियर इंटरकास्टल आर्टरी है, यानी ये आर्टरी, इसके अंदर ब्लड कम होगा, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन के बाद वाली आर्टरी है। तो पीछे होगा ब्लड कम, यानी पोस्टीरियर इंटरकास्टल में, और एंटीरियर इंटरकास्टल में ब्लड होगा ज्यादा, तो ये ज्यादा डायलेटेड होंगी, और जब ज्यादा डायलेटेड होंगी सबक्लेवियन से निकलने वाली, तो ज्यादा डायलेटेड होने की वजह से इनकी पल्स जो होगी वो ज्यादा, इसकी स्ट्रॉन्गर पल्स होगी, वो ये डायलेट जो होंगी वो थिकली और बहुत ही ह्यूजली डायलेट होंगी। अब जब ह्यूजली डायलेट होंगी तो क्योंकि ये रिब्स के नीचे से पास हो रही हैं, क्योंकि रिब के आपको पता है रिब के इंफीरियर बॉर्डर के अंडरनीथ होता है कास्टल ग्रुव, और ये यहाँ पर मौजूद होती हैं आर्टरियां, तो ये आर्टरी जो इधर मौजूद होगी और ये होगी थिक और ये होगी मोर पल्सेटाइल, तो डेवलपिंग जो रिब होती है हमारी, उसका लोअर एज जो होगा वो ऐसे उसको एरोड कर देंगी, तो उसका लोअर एज होगा दैट विल बी एरोडेड, जिगजैग टाइप बन जाएगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट का टाइम है, इस टाइम पर वो
इसको इरोड करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको डायग्नोस, मैंने इरोजन ऑफ द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब, ये आप एक एक्सरे में देख लोगे, मैं आपको दिखाता हूँ एक्सरे, उसका लोअर एज जो होगा वो इरोडेड होगा, वो कोआर्किटेशन ऑफ एओर्टा को इंडिकेट करता है। भले अभी आपने एओर्टा न देखा हुआ हो, ये सिंपल एक्सरे, वरना एओर्टा का कोआर्किटेशन देखने के लिए तो आपको एओर्टिकोग्राफी करनी पड़ेगी, ये तो आपको डाई डालना पड़ेगा, ये तो काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। जब सिंपली एक एक्सरे देख के आप सिर्फ उसकी रिब को देखेंगे, लोअर बॉर्डर उसके 3-4 रिब्स का इस तरीके से इरोडेड होगा, तो ये ऑलमोस्ट निशानदेही करेगा। और जाहिर है आप लेंगे भी, एक्सरे भी लेंगे, उसके साथ हिस्ट्री भी लेंगे आप, जाहिर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज हो। और उसके बाद मैंने बताया कि अगर आप अपर लिम का ब्लड प्रेशर लेंगे, अपर लिम का ब्लड प्रेशर लेंगे, तो अपर लिम का ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। इवन रेडियल पल्स जब आप लेंगे तो रेडियल पल्स भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू द फीमोरल पल्स एंड द लोअर लिम ब्लड प्रेशर। रेडियो फीमोरल जो पल्स होंगी इनमें फर्क होगा, क्योंकि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, ऊपर की दुनिया अलग, नीचे की दुनिया अलग, वरना तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब क्या थी, मैंने बताया आपको, या तो प्रीडक्टल इन्फेंटाइल टाइप ऑफ कोआर्किटेशन होता है, प्रॉक्सिमल टू द डक्ट या डिस्टल टू द डक्ट। लेकिन अब ये क्लासिफिकेशन इतनी कोई माने नहीं रखती। अब जक्स्ट्रा डक्टल कैसे होगा, बहरहाल डक्टस आर्टीरियोसस के रेंज में ही, उनके थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे इसी जगह होता है, ये देख सकते हो यहाँ पर। तो इसको फिर अंदर स्टेंट डाल के बलून एंजियोप्लास्टी कर देते हैं इसकी, जब तक सर्जिकली उसको ठीक नहीं किया जाए। अब काजेज जो है इसके जेनेटिक काजेज हैं, खासतौर पे एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं एक सिंड्रोम है, एक जेनेटिक सिंड्रोम, क्रोमोसोमल एनोमली है ये, इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम बेसिकली मोनोसोमी है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे डाउन सिंड्रोम एक ट्राइसोमी है, जिसमें स्पर्म और ओवम में से किसी एक के पास 23 नहीं बल्कि 24 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पर स्पर्म और ओवम में से किसी एक के पास है 22 क्रोमोसोम, माने इसका मतलब है कि एक क्रोमोसोम को शार्ट होता है, कम होता है, और इसको हम कहते हैं यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। और ये टर्नर सिंड्रोम का मकसद है कि एक कम होता है, कम कौन सा, ये दरअसल सेक्स क्रोमोसोम का प्रॉब्लम है, जैसे वहां ऑटोसोम था, यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम। और ये टर्नर सिंड्रोम है, और कम क्या है इसके अंदर, कम होता है जैसे फादर से हमें मिलता है वाई अगर मेल है तो, अगर एक्स अगर फीमेल है तो। अगर फादर से एक्स ना मिले, उसके पास है सिर्फ ऑटोसोम से मिले 22, और हमें मदर से सिर्फ मिले 22 एंड एक्स, तो ये टोटल 45 हो जाएंगे, 46 नहीं, और सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा सिर्फ एक, और वो होगा एक्स। यार एक्स होगा, वाई है ही नहीं, तो मेल तो होगा नहीं, तो ये फीमेल होगा। तो ये ओवरऑल जो लेडी होगी, ये जो ओवरऑल बच्ची होगी वो फीमेल ही होगी, लेकिन इसको होगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिन बच्चियों में उमूमन ये क्वार्किटेशन ऑफ एओर्टा होती है वो टर्नर सिंड्रोम का शिकार होती है। और उसके अलावा इवन जो वेल्व्स के प्रॉब्लम्स होते हैं बाय बर्थ, जैसे एओर्टिक वेल्व का कोई प्रॉब्लम है, तो एओर्टिक वेल्व के प्रॉब्लम के साथ भी इवन क्वार्किटेशन ऑफ एओर्टा होती है। तो कुछ और कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस के साथ भी क्वार्किटेशन ऑफ एओर्टा होता है। यानी अगर आप क्वार्किटेशन ऑफ एओर्टा को अगर आप यहां से देखें, क्वार्किटेशन आप देखें, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां से एओर्टा अपीयर हो रहा है, तो जिन लोगों के पास, वैसे आपने देखा होगा कि आपका जो एओर्टिक वाल्व है ये ट्राइकस्पिड होता है। ट्राइकस्पिड का मतलब है 3 सेमिल्यूनर वाल्व, ट्राइकस्पिड तो नहीं कहते उसको, लेकिन 3 सेमिल्यूनर वाल्व होते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर 2 सेमिल्यूनर वाल्व हुए, यानी वो बाइकस्पिड वाल्व हुआ, तो ऐसे पेशेंट के अंदर भी इवन क्वार्किटेशन होती है। तो दूसरे भी इवन यहाँ पर मौजूद होती है। और जिन लोगों में इवन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है,
उनमें भी कोआर्डिनेशन होती है। तो ये मिला के इनके काजेज में आ जाता है। It's not happening alone, it's not due to just the patent ductus arteriosus की वजह से हुआ होगा, नहीं, उसके अलावा भी टर्नर सिंड्रोम के जो बच्चियां होती हैं उनके अंदर भी ये होता है। तो काजेस जो हैं ये इसके जेनेटिक काजेस भी हैं, क्रोमोसोमल एनोमलीज वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। अब ऐसे पेशेंट में क्या सिम्टम्स होते हैं? अब जाहिर है खुद आपने अभी भी मैंने आपको बताया कि उसके अंदर उन्होंने जब आपने देखा कि कोआर्डिनेशन है तो अर्ली पोर्शन के अंदर ब्लड ज्यादा जा रहा है एओर्टा में, और लेटर पोर्शन के अंदर कम। कैरोटिड और सबक्लेवियन ज्यादा ले रही हैं, डिसेंडिंग एओर्टा और फीमोरल्स कम ले रही हैं। अब अगर कैरोटिड्स वगैरह ज्यादा ले रही हैं ये सारा काम, तो हमने यहाँ पे देखा कि उमूमन एओर्टा का जो अर्ली पोर्शन है इसके अंदर ज़ाहिर ब्लड ज्यादा जा रहा है, तो आपको एक पाउंडिंग हेडेक सा होगा। हेडेक इतना क्योंकि फ्लो ज्यादा जा रहा है ब्रेन की तरफ, फ्लो ज्यादा जा रहा है ब्रेन की तरफ, तो ऑब्वियसली पेन फील ज्यादा होगा। फीट और लेग्स कोल्ड हो जाएंगे क्योंकि वहां ब्लड कम जा रहा है। लेग क्रैम्प्स होंगे अगर एक्सरसाइज करेंगे, ब्लड ही कम जा रहा है। तो एक्सरसाइज में हाइपरटेंशन होगी क्योंकि ऊपर आपको ज़्यादा ब्लड और ज्यादा जाएगा और ज्यादा जाएगा। तो आपने देखे रेडियल पल्स लेके और उसका ब्रेकियल आर्टरी पर जब आप प्रेशर लेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, हाई ब्लड प्रेशर विद एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज की एबिलिटी कम हो जाएगी, वो टांगों की तरफ नीचे लोअर लिम्ब में ब्लड ही कम जा रहा है। ऐसे पेशेंट की पुअर ग्रोथ होती है बच्चों की उम्र। और कभी कभी इवन सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं होते, कोआर्डिनेशन होती है लेकिन इतना नहीं होती कि इवन सिम्टम्स क्रिएट हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वैसे अगर बहुत ज्यादा है तो फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ में ही बच्चे में सिम्टम्स क्रिएट हो जाएंगे, या अगर कोई माइल्ड है, अगर इतना ज्यादा आर्किटेशन नहीं है, कोआर्डिनेशन नहीं है, तो ये एडोलिसेंस तक भी इवन डायग्नोस नहीं होता है, पेशेंट इवन कोई रिपोर्ट ही नहीं करता है। आप देख रहे हैं ये नैरोनेस, इस हालत में आप खुद सोचें यहाँ क्या जाएगा ब्लड और इधर क्या रुकेगा, और ये देखें आर्टरियां कैसे डायलेट होगी, और लोअर लिम्ब का प्रेशर बहुत कम, ये देखें हाइपरटेंशन वगैरह। अब अगर आप इसको डायग्नोस करें तो क्या करना होगा? ब्लड प्रेशर लें आप, पल्स का, आर्म्स का, लेग्स का, दोनों का। तो पल्स जब आप फ्यूमरल की लेंगे तो मैंने बताया पल्स वीक होगी, कैरोटिड की लेंगे तो पल्स जो बहुत ही थंपिंग पल्स होगी। आप कैरोटिड की पल्स अगर आप नेक पर जब आप 3 फिंगर से लगाओगे थायराइड कार्टिलेज और स्टेनोक्लेडोमास्टाइड के बीच में, तो वहां पर आपको कैरोटिड पल्स, थंपिंग पल्स फील होगी, बड़ी स्ट्रांग। जबकि फीमोरल पल्स लेंगे तो बहुत ही वीक, रेडियल लेंगे बहुत स्ट्रांग, फीमोरल वीक। ब्लड प्रेशर लेग्स का अगर लेंगे, अगर आप फीमोरल साइड पर या पॉप्लिटल पर, तो लो ब्लड प्रेशर होगा वहां पर, और मरमर सुनाई देंगे क्योंकि सिस्टोली के दौरान जब ब्लड पंप करेगा और आगे नैरोनेस होगी तो हार्श साउंड आपको स्टेथोस्कोप पर ऑन द बैक साइड आपको फील होगा, फ्रॉम द बैक, खासतौर पीछे से जब आप रखेंगे तो स्टेथोस्कोप। तो उसके बाद उसको इकोकार्डियोग्राफी, चेस्ट एक्सरे, मैंने बताया चेस्ट एक्सरे आपको दिखाता है। ये देखिए, एक तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देखिए नैरोनेस, आप देखिए ये आर्टेरियोग्राम है, इसमें डाई डाली है हमने, तब आपको ये नजर आ रहा है पूरा ब्लड, ये आर्टेरियोग्राम। लेकिन ये चेस्ट एक्सरे आप देखिए, ये देखिए अभी अभी मैं बता रहा था, ये देखिए स्किन फिर मार्जिन देखिए कैसे एरोडेड है, नॉचिंग, इसको कहते हैं नॉचिंग ऑफ द रिब्स, इंफीरियर बॉर्डर्स नॉच हो गए, ये देखिए, so notching of the inferior borders of the ribs because of strong pulse and the dilatation of the anterior intercostal arteries. Why anterior intercostal? Because these are the branches of, आपको मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया, क्योंकि यहाँ आपको anterior intercostal arteries यहाँ थी, और ये खासी थिक थी क्योंकि यहाँ ब्लड ज्यादा था, और ये ब्रांचेस थी किसकी? इंटरनल थोरेसिक, और इंटरनल थोरेसिक ब्रांच है किसकी? सबक्लेवियन, जो बन गई थी एक जगह। और पीछे से आ रही हैं क्या? पीछे से आ रही हैं
बैक से जो इनके साथ एनास्टोमोस करने वाली है वो है पोस्टीरियर इंटरकास्टल आर्टरीज। पोस्टीरियर इंटरकास्टल आर्टरीज में ब्लड इतना ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ब्रांचेस हैं किसकी? ये ब्रांचेस हैं डिसेंडिंग एओर्टा की। डिसेंडिंग एओर्टा क्योंकि आर्टिकुलेशन के क्वार्टिकुलेशन के बाद वाला है, ये आपका एओर्टा है, और यहाँ नैरोनेस है, तो इसमें ब्लड है कम, इसमें ब्लड है कम, जबकि इसमें ब्लड है ज्यादा, और ये इरोड कर रहा है, तो ये नॉचिंग हो रही है। ये बड़ा टिपिकल एक्सरे, ये नॉचिंग ऑफ द inferior border of your ribs in fact is almost diagnostic of the coarctation. तो बड़ा सिंपल एक्सरे, एक आम सा चेस्ट एक्सरे आप लेके इसकी बोनी मार्क आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे देख के अब इसकी आप ट्रीटमेंट करेंगे। तो मोस्ट न्यूबॉर्न्स जो हैं इनकी सर्जरी बर्थ के साथ ही फौरी तौर पे कर देनी चाहिए अगर सिम्टम्स हैं बहुत ज्यादा तो, वरना इसको स्टेबलाइज करें, उसके बाद इसको, उससे क्या होगा? अब ये जो आपका नेरो पार्ट था उसका, जो आपने ये एओर्टा देखा इधर असेंडिंग एओर्टा, और इसके बाद एक आर्च ऑफ एओर्टा के बाद असेंडिंग एओर्टा, ये जो नेरो पार्ट था इसका इधर से, ये अगर ये कोई बड़ी सेगमेंट है तो इसको तो फिर काटना पड़ेगा। इसको काट के, अगर छोटा सेगमेंट है तो इसको काट के फिर एंड टू एंड एनास्टोमोस, यहाँ से इतना, अब टुकड़ा थोड़ा सा है तो यहाँ से ये करके इस जगह पे एनास्टोमोस करते हैं, एंड टू एंड एनास्टोमोस। अगर बड़ा टुकड़ा काटना पड़ता है तो फिर खींच के आप एंड टू एंड नहीं कर सकते, फिर टुकड़ा यहाँ कहीं से ग्राफ्ट उठा के इस गैप को फिल करना पड़ेगा, तो फिल द गैप, इसको हम डेक्रोन ग्राफ्ट कहते हैं, तो ये उसको फिल करेंगे। या अगर नेरोनेस बहुत ज्यादा नहीं है अगर, तो फिर यहाँ पर हम कहते हैं बलून एंजियोप्लास्टी, ऐसे एंजियोप्लास्टी जैसे कोरोनरी आर्टरी में होती है, अंदर बलून डाल देते हैं, उसको फिर एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये खुद जाता है। तो बलून एंजियोप्लास्टी के अंदर रेट ऑफ फेलियर बहरहाल ज्यादा है, ग्राफ्टिंग में रेट ऑफ फेलियर कम है, क्योंकि बहरहाल ग्राफ्टिंग जो है ये काफी ड्रास्टिक सर्जरी है, 4-5 घंटे ले लेती है सब, तो ये ट्रीटमेंट इसी तरीके से यहाँ पर आपको करनी पड़ती है। रिपेयर करें कोआर्टिकुलेशन को रास्ता नहीं है, या फिर बलून एंजियोप्लास्टी कर स्टेंट डाल दें वहां, या फिर मेडिसिन। लेकिन कॉम्प्लिकेशन से सर्जरी की हैं अपने आप में, वो जो आप पोर्शन डाल रहे हैं वो एक तरह से वीकर हो सकता है, और वहां पर डायलेटेशन कर सकता है, इसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। एओर्टा में एन्यूरिज्म ही नहीं, एओर्टिक रप्चर भी हो सकता है, क्योंकि जो आप ग्राफ डाल रहे हैं वो जाहिर है एओर्टा के प्रेशर को बर्दाश्त करना आसान तो नहीं। उधर नेरोनेस की वजह से आगे से राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंप कर रहा है, आगे से उसको रास्ता इतना नहीं मिल रहा, तो वो हार्ट फेलियर में जा सकता है पेशेंट। और अभी जो आपको दिखाया मैंने डक्टस आर्टेरियोसस, जो मैंने आपको इस जगह पे दिखाया था, ये जैसे आपकी आर्च ऑफ एओर्टा है, और अंडर द आर्च ऑफ एओर्टा आपको पता है कि ये आपका पल्मोनरी ट्रंक है। पल्मोनरी ट्रंक है, और इस जगह अभी आपको मैं दिखा चुका हूँ डक्टस आर्टेरियोसस, जो अभी लिगामेंटम आर्टेरियोसम बन गया है। अब यहाँ से ये आपकी एक नर्व होती है जिसको हम कहते हैं वेगस नर्व, यहाँ से पास होती है, तो इस जगह से एक इंपॉर्टेंट ब्रांच देती है जो टर्न अराउंड करके इधर से फिर रिटर्न करती है, और रिटर्निंग इस नर्व को कहते हैं रिकरेंट नर्व, और ये जाती है लेरिंक्स के वोकल कॉर्ड्स वगैरह को सप्लाई करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो इस जगह पर उमूमन जब आप सर्जरी करते हो तो कभी कभी ये रिकरेंट लेरिंजियल नर्व दब जाती है, तो आपके वोकल कॉर्ड्स काम नहीं करते, और आपका हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, यानी आपकी आवाज उस पेशेंट की जो है ना सर्जरी के बाद वो डल हो जाती है, एक तरह से इसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हॉर्स हो जाती है, हॉर्स HOARS वाला, इसका मतलब हॉर्सनेस ऑफ वॉइस काज्ड बाय द इंजरी टू द रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। लेकिन किस साइड की? लेफ्ट साइड की, क्योंकि राइट साइड वाली रिकरेंट लेरिंजियल नर्व थोरेक्स में नहीं आती, वो नेक से ही रिटर्न हो जाती है।
वो साथ में अगर ब्लड सप्लाई नीचे कम गई तो किडनी को ब्लड सप्लाई कम जाती है, इससे यूरिनल फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो सकता है। ये प्रॉब्लम्स इसके साथ, तो कॉम्प्लिकेशंस अपने साथ ये हैं इसकी। तो ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताई इसको हम कहते हैं यहाँ पर डिस्क्वार्टिशन ऑफ एओर्टा। और मैंने बताया आपको कि अगर आप ओवरऑल पेशेंट को अगर देखेंगे तो नेचुरल हिस्ट्री जो होगी ये उमन बच्चों में काफी कॉमन है। तो 10,000 में कोई कम से कम 5 बच्चे लाइव बर्थ जो होती हैं उनमें आपको ये प्रॉब्लम मिलेगा। मेल फीमेल रेशियो 2:1। अलोन आइसोलेटेड कॉर्कटेशन ऑफ एओर्टा मोस्टली पीपल में ज्यादातर होगा, लेकिन कॉर्कटेशन ऑफ एओर्टा अलॉन्ग विद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट 11% पीपल में, और इसके साथ कॉर्कटेशन ऑफ एओर्टा विद अदर कार्डियक एनोमलीज भी, यानी अकेला भी हो सकता है, ज्यादातर आइसोलेटेड होता है 80% में, लेकिन दूसरे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। और ऐसे बच्चों के अंदर उमूमन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस वगैरह या इवन एओर्टिक रप्चर और भी इंट्राकार्डियक इवन इंट्राक्रैनियल लीजन्स, मैंने बताया कि ब्लड वेसल से ब्रेन में ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है। रप्चर हो सकती है तो वहां पर एक सीवियर समझ लेके सबआर्कनाइड हेमरेज या इवन इंट्रासेरेब्रल हेमरेज ये पॉसिबल स्ट्रोक हो जाता है बच्चों बड़ों में भी। तो ये एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं क्वार्कटेशन ऑफ एओर्टा। आपने अभी तक इसको आइडिया आपको मिल गया होगा। The coarctation of aorta is coarctation of aorta basically is a narrowing of the aorta. ये narrowing aorta है in the region of the ductus arteriosus, जिसकी वजह से the lower part of the aorta the blood will go in a less quantity as compared to the upper. Upper means जाहिर है common carotid और सबक्लेवियन के रेंज में, माने हेड एंड नेक, खास तौर पे ब्रेन और हेड एंड नेक और अपर लिम्ब में ब्लड ज्यादा हो तो प्रेशर भी ज्यादा, और लोअर में कम। एक्सरसाइज टॉलरेंस इतनी होगी नहीं, लोअर लेग्स खासतौर पे कोल्ड होगी। तो मैंने बताया कि एक सिंपल एक्सरे में नॉचिंग ऑफ द लो ऑफ द रिब्स, इसको आर्टेरियोग्राम से हम जज कर सकते हैं, साथ में इकोकार्डियोग्राफी से तो बाकायदा आपको वहाँ पे पूरा ब्लड वेसल का सारा स्ट्रक्चर यहाँ मिल जाएगा, और साथ में ही आर्टेरियोग्राफी और सिंपल एक्सरे और एमआरआई से भी ये डायग्नोस हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट जो है सजेस्ट करेंगे। तो इसकी अंडरलाइन पैथोलॉजी वगैरह और ये सारे मैकेनिज्म्स आपको जहन में रखने होंगे और समझने होंगे इसको। कल मैडम ने डिस्कस किया है टेस्ट के बारे में। टेस्ट में मैं 15 टॉपिक्स सिलेक्ट करके आपको इंशाल्लाह कल तक भेज दूंगा। कल मास्टरी जब क्लास करेंगे तो सैटरडे नाइट को 15 टॉपिक्स हम सिलेक्ट करके आपको दे देंगे। लेकिन एग्जाम्स से जो आपका एनुअल एग्जाम होगा उससे पहले फिर जो कंप्रिहेंसिव टेस्ट होगा उसमें सारे टॉपिक्स होंगे। फिलहाल आपको मैं 15 टॉपिक से टेस्ट बना के दे दूंगा। ये इंशाल्लाह 3 सितंबर यानी फ्राइडे को 8:30 बजे।